सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर एमपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 जिसका पेपर 21 मई को हुआ था, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि जो आगामी एमपीपीएससी की परीक्षा प्री है वो आपकी 17 दिसंबर को, जिसका आवेदन जो है 22 सितंबर से स्टार्ट होगा और 21 अक्टूबर तक चलेगा। तो मतलब हमारे पास लगभग 2-2.5 महीने हैं जिसमें हमें अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे हम आसानी से प्री को पास कर जाएं। तो ये जो पेपर है मतलब लेटेस्ट पेपर है जो कि आपका हुआ था 21 मई 2023 को। आपको पता है कि हमारे जो एमपीपीएससी का कैलेंडर है वो एक साल पीछे चल रहा था, लेकिन अगर इस बार पेपर इसमें हो गया मतलब 17 दिसंबर को, तो वो अपने उसमें आ जाएगा रोल में। ओके, तो चलिए यहाँ पेपर डिस्कस करते हैं। और ये एक अच्छा सेशन रहेगा जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका डिटेल आंसर भी बताऊँगा। और ये जो मैंने पेपर लिया है ये पुणेकर की बुक का है, ठीक है। उसका डिटेल सोल्यूशन क्या है, तो इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मध्य प्रदेश का प्री का पेपर है एमपीपीएससी का, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। जो मेरे मध्य प्रदेश के युवा पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि एमपीपीएससी के प्री में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें 2 पेपर रहते हैं, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन और सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन। तो पहला पेपर में जो रहता है पूरा जीके का रहता है, जीएस का, और सेकंड वाला हमारा सी सेट का रहता है, जिसमें आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी भी इंक्लूड रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को और किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए दीजिए, जो पेपर हमारा कब हुआ था 21 मई 2023 को, पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसमें जो मैंने डिस्कस किया ये टॉपिक वाइज है। तो चलिए देखते हैं। देखें यहाँ से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए वो सब अपन समझते हैं। तो टॉपिक वाइज अपना रहेगा, डिस्कशन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल कहा जाता है या रूप में संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा। ए आंसर इसका, सहरिया जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल कहा जाता है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है। और आपको ये पता चाहिए कि यह जनजाति कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, भिंड तथा रायसेन के क्षेत्र में पाई जाती है। तो मतलब एमपीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश का विभाजन पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कौन कौन से जिले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, इसमें क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। निम्न में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकला कला के लिए सही है। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन को आप पढ़ लें। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका ऑप्शन लिया था सा और दा। क्या लिया। ढोकला कला क्या है पहले समझ लीजिए। ढोकला कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा जनजाति द्वारा इस कला का विकास किया गया है। तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि ढोकला कला क्या है और किस जिले में प्रसिद्ध है और किस जनजाति द्वारा। तो बैतूल जिला है, भरेवा जनजाति, और क्या है ये आपने देख लिया है। आप इसका डिटेल पढ़ ले अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सादत खान याद आ रहा है। सादत खान शब्द से क्या हमें याद आता है। महू। अब महू किसके पास है, इंदौर के पास। तो सीधा आंसर इंदौर होगा। थोड़ा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। क्या डिटेल देखिए कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान और वंश गोपाल महू इंदौर के रेजिमेंट छावनी से संबंधित है। तो जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ें तो उसमें देख लें कि कौन कौन सी रेजिमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ पर थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके पास है। निम्न में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। तो देख लीजिए क्या हो सकता है आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास, पढ़ लीजिए ऑप्शन क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहले आपको पता है कि अरब लेखक कौन हो सकता है। 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे,
मध्यकालीन फारसी यात्री अल-बरूनी ने अपनी मालवा यात्रा के दौरान कलचुरी शासक गंगेदेव तथा उसके राजा भोज से पराजय का वर्णन किया है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये फारसी यात्री था अल-बरूनी, कौन सी कहाँ की यात्रा की था? मालवा यात्रा के दौरान कलचुरी शासक गंगेदेव तथा राजा भोज से पराजय का वर्णन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म गलत है? तो जो आप पेपर दे दो उसमें देखिए क्या पूछा गया है, क्या पूछा, निम्न में से कौन से युग्म गलत है, ये देखना आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। गलत पूछा ना कि कौन सा सही है। देखिए चार यहाँ पे क्या क्या दिया है, जैसे साकेत रामायण कला कहाँ पर है, इसका ऑप्शन दिया ओरछा। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ? उज्जैन। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ? सागर। और तुलसी शोध संस्थान कहाँ दिया? भोपाल। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत हो सकता है, सोचे जरा क्या हो सकता है गलत। देखिए इसका आंसर ये है कि मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 2007 में चित्रकूट सतना में की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? हिंदी साहित्य की रचनाओं पर शोध कार्य करना। तो आपको ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जितनी सृजन पीठ है आप उनको याद कर लें, कौन कौन सी सृजन पीठ किस जिले में है और वो किससे रिलेटेड है। ओके, किस महापुरुष से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा हो सकता है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक है? सूर्योदय, प्रभा, लोकमत, संध्या। क्या आंसर हो सकता है बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए आंसर क्या होगा इसका? सा। देख लेते हैं। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारत के एक स्वतंत्र सेनानी, राजनेता, पत्रकार व साहित्यकार थे। श्री मिश्र ने 1930 में जबलपुर से दैनिक समाचार पत्र लोकमत प्रारंभ किया था। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे जो इतिहास में जो क्रांतिकारी रहे हैं या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उन्होंने किस समाचार पत्र का संपादक किया था और किस जिले से किया, ये सब आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आनंद सिंह श्याम धनाई बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित किस कला से है? ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला और बाग प्रिंटिंग। तो हमें सबको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियों का लगभग प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और सभी जनजातियाँ किसी न किसी प्रसिद्ध कला से संबंधित है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ से लगे हुए ज़िले जो हैं और इधर झाबुआ साइड हो गया और आपको इधर पता है अपने जैसे बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, हर जगह कोई ना कोई कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो आपको थोड़ा इसको याद कर लेना है। देखिए इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश की मंडला जिले की गोंड आदिवासियों द्वारा गोंड कथाओं, गीतों, कहानियों का चित्रण किया जाता है जिसे गोंड चित्रकला कहते हैं। आनंद सिंह श्याम व धनाई बाई प्रसिद्ध गोंड चित्रकार हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी जनजाति है, किस कला के लिए प्रसिद्ध है और उसके प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप जब भी एमपी का जीके पढ़ें या डेली समाचार पढ़ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे प्राचीन काल का क्वेश्चन हो गया, ये किससे संबंधित है बताइए क्या हो सकता है? दसपुर, बेसनगर, महिष्मती, अवंती। तो इसका आंसर क्या है? आह। इसका आंसर आपका आ है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में धर्म राजेश्वर मंदिर स्थित है। धर्म राजेश्वर मंदिर का विस्तृत इतिहास 9वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा व दीक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर इन्हें बौद्ध गुफाएं भी हैं। यह मंदिर प्रतिहार राजवंश के काल में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन है मंदिर संबंधित, तो आपको यहाँ याद रख लेना कि कौन सी शताब्दी का है, किस राजा से संबंधित है और प्रसिद्धि के कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन मतलब ये लेटेस्ट ही है, तो ये अभी डिलीट कर दिया गया था, मतलब यहाँ पे डेट में कन्फ्यूजन था, आयोग द्वारा इसको निरस्त किया गया है। देख लेते हैं इसका डिटेल। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस, इसमें तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब किस डेट को हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुंबई के
ग्वालियर टैंक मैदान से, ये पूछा जाता है, तो बस आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये होता है, ग्वालियर टैंक को लोग ग्वालियर समझ लेते, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइए, ये मुंबई में है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पंक्ति है और अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल। आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, 4 ऑप्शन में से। इसका आंसर आ है, क्या दिया है? कबीर दास। ठीक है, कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के क्या थे? भारतीय रहस्यवादी कवि व संत थे। कबीर दास जी के इस दोहे में कहा गया है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले तो वह सच्चा एक ज्ञानी हो जाएगा। तो मतलब कबीर ने यहाँ बहुत बड़ा व्यंग किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पढ़ाकू समझते हैं या सोचते हैं कि हम पढ़ पढ़ के पंडित बन जाएंगे। तो कबीर ने बोला नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इंसानियत को पढ़िए, लोगों को पढ़िए, लोगों को जानिए समझिए, उससे भी आप पंडित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आजकल आप समझ लीजिए कि एमपीपीएससी का जो पैटर्न है बहुत कंपोजिट हो चुका है, बहुत हाइब्रिड हो चुका है या बहुत हाईटेक हो चुका है। आपको हर तरह अपना ध्यान रखना है 360 डिग्री पे 360 कि कौन सी घटना किस संबंधित है। मतलब केवल किताब पढ़ने से नहीं, आपको किस कवि ने कौन से दोहे कहे, उसका समाज में क्या रोल है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये तैयारी करते समय आप करिए, न्यूज़पेपर जब पढ़िए तो मतलब अपने आप अलर्ट होकर पढ़िए कि कोई ना कोई किस चीज़ से रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। सोचिए दिमाग में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन इस समझ पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर व बुक्का, जिन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये याद कर लीजिएगा, आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में। और 3 कटिया पत्ती इसका आंसर है। नील की खेती 3 कटिया पत्ती मतलब क्या होता था? 3/20। 3/20 मतलब ज़मीन के 20 भाग में से 3 भाग में आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये इसका डिटेल दिया हुआ आप देख सकते हैं, कब हुआ था? 1917 में। और इसमें क्या हो रहा था? ब्रिटिश उपनिवेशक तथा शोषक जमींदारों के अत्याचारों व शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इसमें डेट याद रखना 1917। ये चंपारण आपको याद रखना किस जिले में? बिहार में। और किसके नेतृत्व में था? गांधी जी के नेतृत्व। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पेपर है टॉपिक वाइज है, मतलब 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे टॉपिक नंबर डाल दिया। जैसे अगर इतिहास कितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो 1 2 3 अलग अलग टॉपिक के सिर्फ नंबर डालेंगे। आप क्रम से नहीं है कि 1 से 100 तक डाल दिया, जो जो टॉपिक था उसके क्वेश्चन है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए कि हर बार ये 5 6 कैसे हो जा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो आपको इसका आंसर क्या बताना है? कहाँ है ये? महाराष्ट्र। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कब हुई थी? 1849 1849 में। और इसमें कौन कौन शामिल थे? इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दुर्गाराम मेहता जी, दादोब जी और पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीकात ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो यहाँ हिंद शब्द है और हिंद से हम सब क्या करते हैं? प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो अलबरूनी इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ कि तहकीकात ए हिंद मध्यकालीन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का वर्णन करने वाली एक पुस्तक है। इसे फारसी यात्री अलबरूनी ने लिखा था। तो वहीं भारत की संस्कृति मतलब कौन कौन से धर्म है और क्या रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की मतलब क्या थी उस समय अर्थव्यवस्था, महंगाई कितनी थी, लोगों को मतलब जीवन किस पे चलता था, खेती पे ज़्यादा निर्भर था कि उद्योग पे निर्भर था, ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर भी महाराष्ट्र है। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन महाराष्ट्र से पूछे गए हैं। तो प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 31 मार्च 1867 1867। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार
अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी थी? तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत से ये क्वेश्चन। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अलवार और नैनार ये जो संत होते हैं ये कौन थे, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अलवार और नैनार कौन से भगवान संबंधित थे। तो जो नैनार है वो त्रिनेत्र मतलब हमारे शंकर जी, और अलवार संत किसको पूछते थे? विष्णु भगवान को। तो नैनार से नयन याद रखो, नयन से 3, तो शंकर जी संबंधित हो जाएगा। अलवार किससे हो जाएगा? विष्णु भगवान से। अब यह 3 से आप 63 याद कर सकते हो और ये 12, तो अलवार संत मतलब विष्णु भगवान वाले 12 और नैनार मतलब 63। तो ये इसका डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? आप यहाँ पे चाहें तो एक मतलब कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ और आप वीडियो को रोक कर अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ये संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए मतलब जो समझ लीजिए 1800 के बाद लगभग, ठीक है, हमारा कब आज़ाद हुए, ठीक है 1947 में, तो इसके बीच या बोल सकते हैं 1800 से 1900 या 1930 तक जमींदार हो गए, ब्रिटिश शासक हो गए, इनके द्वारा किसानों आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। इसलिए बहुत सारे जो आंदोलन है किसान और आदिवासी लोगों ने किए हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है संथाल विद्रोह है। तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे बताइए? 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास। तो ये देखिए इसका डिटेल है। डिटेल में क्या है कि 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पूर्वी भारत में, जो कि वर्तमान में क्या है? झारखंड है, तथा पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कन्हो 2 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश काल में साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासकों के शोषण से मुक्ति पाना था। मतलब आपको ये पता चाहिए कि जो ब्रिटिश है या अंग्रेज जब शासन करते थे तो बहुत सारे अधिकार किसको दिए थे? जमींदारों को, और जमींदारों द्वारा क्या किया जाता था? किसान और आदिवासियों पर शोषण किया जाता था, ठीक है, मतलब उससे लगान वसूल करना, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो भी लगान ज़बरदस्ती लेना, और अगर लगान जमा नहीं करे तो ज़मीन छीन लेना। तो ये उससे रिलेटेड है, मैं कभी जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बौद्ध गुफा कहाँ नहीं हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके पास। इसके मतलब हमारे जो MPPSC द्वारा इसके 2 आंसर माने गए, सा और दा। तो याद रखना है कि रायसेन जिले में स्थित सांची में बौद्ध स्तूप है, वहाँ किसी भी की कोई गुफा नहीं है। तो यहाँ रायसेन जो जिला है वहाँ पे बौद्ध स्तूप तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? गुफा, तो वहाँ पे कोई गुफा नहीं है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो आया हुआ था प्राचीन काल से, देख लेते हैं। तो क्या दिया? रायसेन में स्थित सांची स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक व उसकी 2 रानियों के साथ बिहार के बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है। तो यहाँ पे आप क्या समझिए कि तोरण द्वार एक तरह का ऐसा होता है कि जैसे मतलब जो घर है उसके बाउंड्री बना देना उसके चारों साइड, तो उससे रिलेटेड है ये। तो यदि आप सांची घूमे नहीं तो एक बार घूम के आइए। मध्य प्रदेश इतिहास पढ़ना आपके लिए आसान हो सकता है जब आप मध्य प्रदेश के जितने भी स्थान है फेमस प्लेस पर्यटन स्थल उनको आप घूम लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जिला कपास व केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बताइए, कपास और केले के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। तो आप मध्य प्रदेश के जिले और उससे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, या फसल है, या और भी चीज़ें, उद्योग है, धंधे हैं, उनको याद कर लीजिए। तो अब यहाँ किससे पूछा है कि कौन सी फसल के लिए कौन से जिला फेमस है? जैसे कपास और केले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्या हो सकता है? कमेंट कर सकते हैं आप। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ देख लीजिए कि जो अपना निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बुरहानपुर जिला कपास के लिए प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ केला उगाने के लिए भी प्रसिद्ध है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश की मिट्टी से क्वेश्चन आया था, ये कथन दिए हुए थे और क्या पूछा था इसमें? विचार कीजिए। और फिर इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, यहाँ देख सकते हैं कथन और कारण देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन कौन से कि बघेलखंड में लाल व पीली, मतलब यहाँ कुछ कथन और दिए हुए थे और उसके आधार पे हमें आंसर बताना था। ये ऑप्शन है 1 और 2, 2, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 व 4। ये देख लीजिए, लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड कारण होता है, ये आपको पढ़ना है। और पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड कारण। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति सामान्यतः कम होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में सामान्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो ये इसको पढ़ लीजिएगा, मध्य प्रदेश के रिलेटेड है। निम्न जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? तो मैग्नीज जिले का उसमें प्रसिद्ध आपको पता है बालाघाट है, ये दिया हुआ है। अब बालाघाट में उस खदान का नाम क्या है? भारवेली मैग्नीज खदान। ये एशियाई उपमहाद्वीप में संचालित सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा के पश्चात मध्य प्रदेश का स्थान आता है। पहले नंबर मतलब उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। तो ये मैग्नीज खदान कहाँ? बालाघाट में। उसका नाम क्या है? भरवेली मैग्नीज खदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन मध्य प्रदेश जलवायु के संबंध में सही नहीं है। तो ये देख लीजिए, यहाँ जलवायु संबंधित कथन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर हो गया सा। मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला सा वाले में कि ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। तो मैंने आपको एक जलवायु वाला चैप्टर बनाया था, मैंने बताया था कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं मध्य प्रदेश में तो तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा जलवायु संबंधित प्रश्न। अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप देख लें, बताया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन में से इसका आंसर है बेतवा। तो याद रखना कि बेतवा की सहायक नदी बीना नदी सागर जिले की पश्चिम सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुंड नामक 30 मीटर गहरा जलप्रपात बनाती है। तो ये जलप्रपात का नाम याद कीजिए, ये पूछ लेता है कि भालकुंड नामक जलप्रपात कहाँ पर है? तो सागर जिले में है। और बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरानी ओवा और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये मतलब मेंस के क्वेश्चन है, मतलब मेंस के हिसाब से बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का था, मतलब आपको डिटेल एमपी पढ़ा होना चाहिए तभी बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द है, नर्मदा। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में अखरानी व मथवार की पहाड़ियों के मध्य मध्य प्रदेश जीवन रेखा नर्मदा नदी गहरी कंदराओं का निर्माण करती है, मतलब ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसको आपको ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होगी हमारे यहाँ पे? देखिए 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है आंसर? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में है 199 सेंटीमीटर। ये डेटा याद रखना आपको। और इसी के समीप क्या अपने पास मंडला जिले में वर्षा अधिक होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑप्शन के साथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा? मंडला में। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत रूप में निम्नलिखित में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बताइए क्या हो सकता है आंसर इसका? इसका आंसर है बा। तो मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल जिससे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोयपुर है, ये दिया हुआ इसमें 3460 किलोमीटर स्क्वायर है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। निम्न में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है हमारे यहाँ? 4 ऑप्शन है, पढ़ लें कि सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। मध्य प्रदेश में सिंचाई साधनों में कुआं का प्रथम स्थान है, मतलब कुएं से बहुत ज़्यादा होती है। वर्ष 2019-2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र का 66% कुओं तथा नलकूपों द्वारा होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लो एस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न जब आप पढ़ें तो सब देखें कि क्या पूछा है, सही नहीं है कि या गलत है, ये सब पूछना है। या कौन सा सही है, यहाँ सही नहीं पूछा है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो इसका ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश लो एस की संचित भंडार दृष्टि से 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, मंदसौर आदि क्षेत्रों में लो एस पाया जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि लो एस का उत्पादन मध्य प्रदेश में 3रा स्थान है, पर आंसर क्या इसका? 5वां स्थान है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया? सिंचाई परियोजना दी और जिला, इस प्रश्न में देख लें। और क्या पूछा कौन सा गलत है? जैसे बारना दिया है रायसेन, कोलार है, सीहोर,
सुक्ता है बैतूल और पुनासा है खंडवा। तो देखिए क्या हो सकता है इसमें, कौन सा गलत है। तो इसका सा गलत है। मतलब बारना परियोजना रायसेन में बारना नदी पे है, कोलार परियोजना सीहोर तथा भोपाल परियोजना में जो कोलार नदी पे है, सुक्ता परियोजना बुरहानपुर जिले में सुक्ता नदी पर है तथा पुनासा परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको परियोजना का नाम और किस जिले में है और किस नदी पे है। तो यहाँ पे क्या दिया था, सुक्ता को क्या बताया था, बैतूल, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, सुक्ता परियोजना कहाँ पे है, बुरहानपुर जिले में है। तो आपको ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आते हैं और याद होने चाहिए कौन से जिले में कौन सी परियोजना और किस नदी पे है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन कई बार एमपी के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, लगभग लोगों को याद ही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बस ये जो दिया गया है यहाँ पे, भूर सिंह द बारहसिंगा शुभंकर, शुभंकर मतलब सिंबल, इसको आप याद कर लें। तो किसको दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। ये इसका डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। कब दिया गया था, 2016 में। और ये क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में मंडला जिले में कान्हा किसली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो उस पेपर के थे। बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। और क्योंकि यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है तो हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, बाकी आप पढ़िए और यदि कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, जिसमें मैं आपको पूरे और क्वेश्चन जो बचे वो करा दूंगा।